वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है अक्टूबर 2024 की। जैसा कि हम कर रहे हैं, हमने अपने 5 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, चाहे वो पॉलिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो। हमने कई सारे टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो टॉपिक्स को भी करते जाना है। जो भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम लिंक, वो टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि वो एमसीक्यूज़ के पीडीएफ्स, हाइलाइटेड पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की जानकारी, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से जुड़े हुए जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पर आंसर किए जाते हैं। तो प्लीज़ डू नीडफुल कि आप जाके पीएम पाठशाला को ज्वाइन कर ही रखा है, आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, प्लीज़ लुक इनटू दैट। आज हम सोशल इश्यूज़ का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, प्लस आज एमसीक्यूज़ भी हैं। ठीक है, तो आज ही हमें कवर करना है। 5 टॉपिक्स हैं, 4 शॉर्ट्स हैं, उसको कवर करते हैं और फिर हम, ताकि हमारा सोशल इश्यूज़ कवर हो जाए, ताकि हम कल से मूव कर पाएँ अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन पे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी में हैं। क्योंकि आने वाले डेज़ में आपने बताया बिहार का और यूपी का पेपर आने वाला है, उसके लिए भी मैंने सोचा हुआ है आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़, चाहे वो बिहार के हों, यूपी के हों, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप किसी चीज़ के लिए वरी मत होइए, बस अपना काम करते चलिए और पीएम पाठशाला को सुनते रहिए। चलिए अब सीधा हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मेंटल हेल्थ अमंग एडोलेसेंट्स के ऊपर हम चलते हैं। देखो, ये न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले तो हमें यही समझना चाहिए। मेंटल हेल्थ अमंग एडोलेसेंट्स की बात आई है तो बड़ा ध्यान से समझना है कि बहुत कुछ यानी रहा है। इस बार क्या हुआ, क्योंकि हम पढ़ी अक्टूबर की मैगजीन रहे हैं, तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सी डेट को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? 10 अक्टूबर। याद रख लो, ये फैक्ट्स भी बहुत काम आते हैं आपके पेपर के दिन। तो WHO ने और यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी जिसका नाम था मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। किसका मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है? चिल्ड्रन की और यंग पीपल की। सर्विस गाइडेंस यहाँ पर आपको दी जाएगी। अच्छा, इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ कह क्या रहा है? कह रहा है इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है जो मेंटल हेल्थ 1/3 लोगों का जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस है वो इमर्ज बिफोर द एज ऑफ 14 एंड हाफ बिफोर द एज ऑफ 18। कैसे होता है? कह रहा है देखो, जो मेंटल हेल्थ है ना, 1/3 हम बात करेंगे जो 14 साल की उम्र के पहले पहले हैं, और हाफ हैं बिफोर द एज ऑफ 18। ठीक है, आधा हम तब बात करेंगे जब 18 साल की उम्र के आधा पोर्शन जो है उस तक हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहा है कि हमने ना 15% ऐसे एडोलेसेंट्स पाए जो 10 से 19 साल की उम्र के हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और बिहेवियरल डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। सोचो, ये रिपोर्ट बता रही है, जो WHO और यूनिसेफ ने जो रिपोर्ट रिलीज़ करी है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो 15% एडोलेसेंट्स हैं जिनकी उम्र 10 से 19 साल की है, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और बिहेवियरल डिसऑर्डर देखे जा रहे हैं। कह रहा है यकीन मानो, इतना प्रॉब्लमेटिक है। 15 से 19 साल का जो बच्चा है वो तो और तकलीफ में। कह रहा है कैसे? कह रहा है सुसाइड कर रहा है, वॉज द 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। कह रहा कितनी शर्म की बात है, 15 से 19 साल की उम्र में सुसाइड चौथा ऐसा कारण बन रहा है उनकी मृत्यु का। तो कह रहा है ये तो बड़ी भयानक बात है कि यार इनका मेंटल हेल्थ तो यानी बहुत ही वीक चल रहा है। तो WHO ने कहा सबसे पहले कि आप समझो मेंटल हेल्थ होता क्या है। मेंटल हेल्थ का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल के पास इतनी शक्ति है, इतना पोटेंशियल है कि वो कोई भी नॉर्मल जो जीवन के स्ट्रेस आ रहे हैं उसको वो झेलता चला जाए और अपने काम को फ्रूटफुली और प्रोडक्टिवली करता चला जाए। कम्युनिटी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसके लिए रखा है वो करता चला जाए। तो अगर आप करते चल रहे हो, कहीं रुक नहीं रहे हो, तो आप मेंटली स्ट्रांग हो। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आपका मन जीता हुआ है तो आप जीवन के हर तरह के जो भी स्ट्रेस आ रहे हैं वो सबको झेलते चले जाओगे। फिर क्या कह रहा है कि इम्पैक्ट, अगर देखो अब कह रहा है, WHO बता रहा है कि अगर ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, आप हमेशा थकान फील करते हैं, आपका हंसने का मन नहीं करता है, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपको डिप्रेशन शिकार हो रहे हो, आप एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो गए हो आप। और अगर ये अनट्रीटेड रहा तो आप समझो इसके जीवन भर आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चाहे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई लिखाई खराब, रिलेशनशिप खराब, फ्यूचर में आपको जॉब्स में प्रॉब्लम होगी। समटाइम्स तो ये भी हाल हो जाता है कि आप ड्रग्स, अल्कोहल, कोकेन, हीरोइन, इनके पीछे भी भागने लग जाते हो अपने दुख को टालने के लिए। सिगरेट्स वगैरह बढ़ा देते हैं बच्चे, आपने देखा होगा। आजकल आप जाइए, देखिए आप, स्कूल्स में लोग सिगरेट्स लेकर आए होते हैं। तो यानी क्या है इसका? सब मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ही तो है, तभी तो इस तरह की हरकत की जा रही है।
फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस अमंग एडोलेसेंट्स देखे जाते हैं। सबसे पहली बात है इमीडिएट ट्रिगर या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, यानी अगर हम एडोलेसेंट्स को देखें तो उनमें फिनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत फिनेंशियल लॉस देखने को मिलता है कि कुछ अगर ऐसा फिनेंशियल लॉस हो जाए इनकी फैमिली में, इनको हमेशा पैम्पर्ड चाइल्ड रहे थे, बिना पैसे की कभी ज़िंदगी दी ही नहीं थी, अचानक से पैसा नहीं है परिवारों में तो दिक्कत आ गई इनको, या कोई ऐसा दुख पड़ गया इनके जीवन में जिसे ये उभर नहीं पा रहे हैं, और या ऐसा कोई लाइफ इवेंट हो गया, कोई बड़ा एग्ज़ाम इन्होंने, जैसे कई बार यूपीएससी के बच्चों का पेपर नहीं क्लियर हो पाता, 6-7 साल 10 साल उन्होंने दे दिया, उसके बाद भी कोई सक्सेस नहीं हो पाती, तो उनको रास्ता यही लगता है कि बस अब तो बेकार ही हो चुकी है ज़िंदगी, सब लोग तो हमें बेइज्जती करेंगे। या हमारे कोटा कोचिंग क्लासेस के बच्चे देख लो, या हमारे सोसाइटी आईआईटीज़ के बच्चे देख लो, इन सभी जगह पर आपको यही दुख देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है कि सोशल मीडिया उसमें और घी, मतलब एक होता है ना आग को और बढ़ाने के लिए घी आप डालते जाओ, तो सोशल मीडिया बिल्कुल घी का काम करता है। कह रहा है 2018 की ब्रिटिश स्टडी सोशल मीडिया में ये दिखाया गया कि भाई डिक्रीज करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, डिले करने के लिए स्लीप, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया उस पर काम कर रहा है। आप समझो बच्चे आजकल पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं, ठीक है, सुबह उठ के सोते हैं फिर वो, तो आप सोचो उससे डिप्रेशन नहीं होगा, मेमोरी लॉस नहीं होगी, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखो हर किसी की ना अपने एक टाइम जोन के अकॉर्डिंग हर समय एक स्लीपिंग क्लॉक होती है, एक हमारा मॉर्निंग क्लॉक होती है, अगर हम उसको नहीं सही से इस्तेमाल करेंगे ना तो आप समझ लो कि हमारे क्या हाल होंगे। मैं कहती हूँ यार आप ना अभी 2 महीने नाइट शिफ्ट कर लो और उसके बाद अपने हेल्थ कंडीशंस पे ध्यान से नोटिस करना क्या क्या चेंज आ रहे हैं। आप सोचो रात की नींद इतनी इम्पॉर्टेंट होती है और हमारा सोशल मीडिया बच्चों को सोने ही नहीं देता, वो भी उस पर रीलें देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं लगातार, इतनी रात भर, मतलब ये सब चलता चला जा रहा है, तो सोचो आप कितनी बड़ी बात है। फिर साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। अरे रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट के साथ साइबर बुलिंग का क्राइसिस उनको देखना पड़ गया कि एक बेचारा आराम से वो चलते हुए जा रहे हैं, कुछ वीडियो बनाए जा रहे हैं, लड़के कुछ कर रहे हैं, अगर उनको उसके बाद थ्रेटन किया जा रहा है, तो एसोसिएटिव देखो ये सारी बातें भी उनको कहाँ ले जाती हैं, डिप्रेशन की ओर, सोसाइटल आइडेशन की ओर, सोसाइटल अटेम्प्ट्स की ओर की, और उनके पास कुछ रास्ता ही नहीं बचता, वो करें क्या। आप सोचो ना इन बच्चों की कुछ ऐसी फ़ोटोज़ ले ली हैं कि उनको शर्म आ गई देख के कि यार ये क्या कर दिया, बिल्कुल ही न्यूड फोटोज़ बच्चों की खींच के कहीं ना कहीं भेज दी है इन्होंने। सोशल मीडिया इतना काम ख़राब करता है, अब बच्चा वो क्या करेगा, उसके मन में यही आएगा ना कि उसके पेरेंट्स को पता चले उससे पहले वो जान ही दे दे, क्या करेगा वो। तो यानी कि इतना ज़्यादा माहौल जो है वो ख़राब चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ऐसे में वो वहाँ कह रहा है कि देखो जी सोशल आइसोलेशन है, लोनलीनेस से भी बचाने की ज़रूरत है, यानी डिसफंक्शनल फैमिली डायनामिक्स, हार्मोनल चेंजेस, सब्सटेंस अब्यूज़, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ कह रहा है प्री डिस्पोजिंग बायोलॉजिकल फैक्टर भी हमें ध्यान में देने की ज़रूरत है। क्या करना है, प्री डिस्पोजिंग आपको देखने की ज़रूरत है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी, यानी कि हमें क्या करना है कि जो भी जेनेटिक डिस्पोजिशन आते हैं, अब देखो फैमिली हिस्ट्री रही हो सुसाइड वगैरह की, उसकी भी वो भी कारण बनते हैं, उससे भी हमारा ब्रेन भी जो है ना ठीक से फंक्शन नहीं करता और हमें सुसाइड के रिस्क रहते रहते हैं। तो देखो जेनेटिक भी एक कारण है, अगर आपके घर में किसी की भी मृत्यु सुसाइड के कारण हुई है तो वो जीन्स आपके साथ भी चल के आ रहे हैं, आप भी ऐसी तैयारी कर सकते हो। तो देखो बच के रहना होता है जीवन में। जेंडर डिफरेंसेस तो और बुरा हाल है, कह रहा गर्ल्स और यंग पीपल जो हैं बेचारे उनको सोशल सपोर्ट इतना मिलता नहीं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उनमें सबसे ज़्यादा होती है, लड़कों से भी ज़्यादा, क्योंकि उनको, लड़कों को तो फिर भी आपको मिलता है ना स्ट्रांग, उनको एक सपोर्ट मिलता है सोसाइटी का, लड़कियों को कहाँ मिल रहा है आज के ज़माने में भी, मैं आपको यही बता रही हूँ। अब बैरियर्स क्या है एक्सेस करने में मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू एडोलेसेंस, देखो स्टिग्मा है, लोगों को डर लगता है, अरे लोग मुझे पागल कहने लग जाएंगे। फिर स्पेसिफिक जो ग्रुप है, आप समझो बच्चा है उसको मेंटल डिसऑर्डर डिसेबिलिटी बताने में ही शर्म आ जाती है, इतनी सर्विसेज ऐसी है ही नहीं हमारे देश की। फिर पुअर कोऑर्डिनेशन है सर्विसेज के बीच में, कॉन्टीन्यूटी नहीं है केयर की, शॉर्टेज है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ कहाँ है, आप समझो 0.75 साइकेट्रिस्ट है इतनी लाख पॉपुलेशन के लिए। तो एक भी सोचो आप 1 लाख पॉपुलेशन के लिए हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का कह रहा है कि हमारे पास एक भी साइकेट्रिस्ट नहीं है, इतना बुरा हाल है हमारे देश का। फिर जोग्राफिकल डिस्पैरिटी और ज़्यादा, कह रहा है रूरल रिमोट एरियाज़ में तो ऐसी बातें ही नहीं चलती, यहाँ वह बात करना वहाँ गुनाह माना जाता है, तो बातें बाकी छोड़ ही दो आप।
फिर सर्टन पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं लाइक इम्पल्सिविटी है या डिसेबिलिटी है, फिजिकल इलनेसेस है, ये सारा का सारा क्या करता है, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन की बीमारी आगे बढ़ाता चला जाता है। तो कह रहा है कि ऐसे भारत कौन कौन से इनिशिएटिव ले ताकि मेंटल हेल्थ विंग अमंग एडोलसेंस जो है वो अच्छा चले। तो उसके लिए पहली ऐसी चीज़ क्या है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिसको क्या कहा जा रहा है, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना उन इंडिविजुअल्स के राइट्स को जिनको भी मेंटल इलनेस या इस तरह की प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसे ही टेली मानस वाली बात है, इट ऑफर्स 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं, जैसे काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी है, रेफरल्स है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा जाए। फिर मनोदर्पण है, अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया ताकि जो स्टूडेंट है, टीचर है, फैमिली है, जो भी कोविड-19 से उनको दिक्कत है वो सारे इस पे काम कर पाएँ। साथ ही प्रोग्राम तक हमारे बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, सीबीएसई ने पता है साथ ही प्रोग्राम लेकर आया कि किसी भी बच्चे को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो स्कूल में जाए, मिले, वर्कशॉप्स वहाँ चलाई जाएँ, ऑनलाइन सेशन लिए जाएँ। अगर बच्चा स्कूल लगातार नहीं आ रहा है, फिजिकल हेल्थ उसका बिल्कुल ठीक है, तो टीचर्स वगैरह कांटेक्ट करें, उसका ऑनलाइन सेशन काउंसलर से करवाएं। ग्लोबली भी ऐसा किया जा रहा है, देखो एक हैट इनिशिएटिव है, ये जॉइंट डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ का एफर्ट है, हेल्पिंग एडोलसेंट थ्राइव इनिशिएटिव, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स को स्ट्रेंथन किया जाए। मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम के तहत 2018 में ये लॉन्च 2008 में सॉरी ये लॉन्च हुआ था ताकि गैप्स फिल हो पाएँ। फिर यूनिसेफ का जो ग्लोबल कोलिशन फॉर यंग मेंटल हेल्थ है 2022 में आया ताकि मेंटल हेल्थ कंडीशन को बचाया जा सके। तो यहाँ पर ही एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टेप्ड केयर फॉर चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ। तो ये सिवियरिटी ऑफ सिम्टम की बात कर रहा है, कह रहा देखो कैसे सिवियर होता है, ज़्यादा ले जाता है। कह रहा फैमिली अगर सपोर्ट कर रही है, कम्युनिटी सेफ सपोर्ट कर रही है, सेल्फ केयर है, तो आप वहाँ बच जाओगे। कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट डिलीवर्ड बाय नॉन स्पेशलिस्ट वर्कर इन एक्सेसिबल लोकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स एंड स्कूल्स। कह रहा देखो तो अगर बहुत कम लेवल पर होगा क्या मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम तो फैमिली तक भी सुलझ जाएगा। अगर थोड़ा और बड़ा हुआ है तो उसमें कम्युनिटी की सर्विसेज या कोई भी नॉन स्पेशलिस्ट वर्कर की हेल्प आप ले लो, जो प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स या स्कूल्स है ना, वहाँ जाके व्यक्ति को लेना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आपको मेंटल हेल्थ और ख़राब है तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इंटरवेंशन ये होना चाहिए कि आप स्पेशलिस्ट और नॉन स्पेशलिस्ट वर्कर्स को कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह में और जाके मिलो, और ज़्यादा साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अच्छा, इम पेशेंट है और आउट पेशेंट सर्विसेज हैं, क्राइसिस हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है तो हॉस्पिटल्स में जाओ, स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स में जाओ मिलने के लिए। जैसे जैसे देखो जिस लेवल का डिप्रेशन होगा उसी हिसाब से दवाई देनी होगी। तो यहीं पे वो बताया हुआ है कि डिप्रेशन का लेवल अगर इतना ही है, कम लेवल का है, तो फैमिली सपोर्ट से उसका काम बन जाएगा। कई बार ज़्यादा होता है, कई बार इससे भी काम नहीं चल रहा होता, तो फिर ये करना पड़ता है कम्युनिटी सर्विसेज, फिर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, फिर और ज़्यादा स्पेशलिस्ट से मिलो, हॉस्पिटल जाओ। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि आपको मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट करना होगा प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ, ताकि आपका मेंटल हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन आपके लिए क्रिएट हो पाए। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो ट्रेंड कम्युनिटी साइकेट्रिक नर्स नाइजीरिया में है ना, वो आउट पेशेंट मेंटल हेल्थ सर्विसेज देती है, जा जाके प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट करती है। ये सर्विसेज हमारे देश में भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब नाइजीरिया जैसी कंट्री कर रही है, सोचो तो क्या हम नहीं कर सकते। फिर डिज़ाइनिंग कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज, यानी हमें ऐसा नेटवर्क तैयार करें जिसमें प्राइमरी केयर हो पाए, हम सपोर्ट दे सकें स्कूल्स को, यूथ सेंटर्स को। अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा। अर्ली एडल्टहुड में ही, इमर्जिंग सिचुएशन में ही अगर हम ये चेक कर लेंगे कि देखो बच्चों का ना सिम्टम देखो बहुत कुछ बोलते हैं। बच्चों का लाइफस्टाइल, बच्चे के बात करने का तरीका, उसका ईटिंग तरीका, वो कैसे खा रहा है, किस समय उठ रहा है, उसका कितना ज़्यादा अलाइंड है सोशल मेंटल हेल्थ बीइंग का, उसका चेक करो। देखो हर फ़ोन में आजकल डिजिटल वेलबींग आ गया, उसका चेक करो कितने घंटे फ़ोन में रहता है। इस सारी चीज़ों से अगर शुरू में ही अर्ली हमने इंटरवेंशन कर लेंगे, साइकोसिस, ईटिंग डिसऑर्डर को हम देख लेंगे, तो ये समस्या होगी नहीं। कह रहा आपको पता है स्किज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में उसने अर्ली इंटरवेंशन करी ताकि फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस का हो पाए। फिर डिजिटल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाए डिलीवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस को। तो WHO ने इसीलिए चैटबॉट बेस्ड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बनाई है फॉर एडोलसेंस, ताकि हमारे भी एडोलसेंस का, हमारे यूथ का स्ट्रेस दूर हो पाए। उसी को आप स्टार्स के नाम से जानते हो। तो WHO का क्या है, ये चैटबॉट है,
ठीक है। तो ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है ताकि बच्चों का, एडोलेसेंस का और यूथ का स्ट्रेस दूर हो पाए, क्योंकि इनकी उम्र में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ रहे हो? इस तरह से आपको ये टॉपिक भी समझाना होगा। दूसरा टॉपिक है आपका चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, बाल विवाह। समझते ही हुआ, सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन पहुंची, इन पिटीशन फाइल्ड बाय सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन वालों ने भाई जी कॉम्प्रिहेंसिव अब गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट लेकर आया है। चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल प्रोहिबिशन की बात की जा रही है। देखो, आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आप उठा लो, 5वां वाला, उसमें स्टेटस जान लो चाइल्ड मैरिज इन इंडिया अभी क्या कंडीशन है। कहना देखो जी, 23.3% यानी 23.3% जो वुमेन जो 20 से 24 साल की उम्र में है वर मैरिड बिफोर एज 18 ईयर। सोचो आप, ये 18 साल की उम्र से पहले इनकी शादी हो जाती है। 25 से 29 ईयर्स जो 17.9% एज हैं, वो 21 साल से उनकी पहले विवाह हो जाता है। समझ रहे हो आप? जो आज 25 से 29 साल के हैं, ऐसे जो मर्द हैं, उनकी शादी का पता चला जी 21 साल की उम्र से पहले हो गया था। अच्छा, चाइल्ड मैरिज रिड्यूस तो हुई है, अगर आप 2006 का डेटा उठाओ और 1901 का उठाओ तो रिड्यूस तो हुई है बाय हाफ, फ्रॉम 47% टू 23.3% हुआ है। अभी याद रखना, 23.3% है अभी। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, देखो इसमें ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी त्रिपुरा और असम हैं। इनमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है चाइल्ड मैरिज होती है देन नेशनल एवरेज। अब देखो, कोई भी आपको कैपिटल सिटी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। आंध्र प्रदेश में है, बाकी और देखो आप सब में जो भी आपकी वैसी कैपिटल सिटीज़ हैं जहाँ, वहाँ नहीं, मुंबई में नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा, आपको बेंगलोर में नहीं मिलेगा, चेन्नई में नहीं मिलेगा, यही मिलता है। तो एज़ पर एनसीआरबी का जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर्ड किए जाते हैं वो किए जाते हैं किस एक्ट के तहत? 2006 का एक्ट था, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स वो इंक्रीज हुआ है, और ये डेटा इन्होंने कहा है। अब ऐसा क्या क्या रीजंस हैं फॉर प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया? तो ऐसा पहला रीज़न है पॉवर्टी एंड रिसोर्स स्कार्सिटी। कह रहे जो फैमिलीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपने डॉटर्स को जल्दी जल्दी विवाह कर देते हैं। इनको लगता है फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा, वरना डाउरी देनी पड़ जाएगी गर्ल्स को। एक आपको देखो, या मानो या ना मानो, आज भी ऐसे कई परिवार में देखती हूँ जो वुमेन को, लड़कियों को एक इकोनॉमिक लाइबिलिटी की तरह समझते हैं। जिनके घर में लड़की पैदा हो जाए वो बहुत खुश नहीं अपने आप को महसूस करते। फिर डीप रूटेड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं। कंजर्वेटिव सेटअप हमारा इतना ऐसा बना हुआ है, चाइल्ड मैरिज को देखा ही जाता है फैमिली ऑनर, अरे बाप रे बाप, वर्जिनिटी है बनी हुई है अभी, क्योंकि इनको डर लगता है ना कि अगर ज़्यादा उम्र बढ़ती चली जाएगी तो कहीं लड़की की वर्जिनिटी ना चली जाए। तो प्रोटेक्ट गर्ल्स फ्रॉम प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप से बचाने के लिए भी ऐसे सोचते हैं कि हाई शादी से पहले ही सेक्स ना कर ले, तो इसको अरे पहले ही बांध दो विवाह में। तो ट्रेडिशनल रिलीजियस इंट्रेंच जो कस्टम्स ऐसे हैं कि उसको बहुत बड़ा कारण बना हुआ है फैमिली में चाइल्ड मैरिजेस का। फिर पेट्रियार्कल माइंडसेट, पितृसत्ता का क्या करोगे? लड़कियों को तो बर्डन ही समझा जाता है, उसको समझा जाता है फटाफट इसको भेजो भाई। तो हस्बैंड की फैमिली में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप हो। फिर लो वैल्यू प्लेस्ड ऑन गर्ल्स, एजुकेशन में कोई पैसा वैसा लगाते नहीं, इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, तो इनको लगता है क्या कर रही है, इसको चलो जी दूसरे परिवार में भेजो। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मैनी पेरेंट्स को लगता है कि लड़की की सिक्योरिटी के लिए अच्छा यही है कि उसका रेप वेप ना हो, उससे अच्छा वो पहले शादी कर जाए। फिर लीगल एंड इन्फोर्समेंट गैप्स हैं। हमारे देश का एक सबसे बड़ा, आप समझ लो ये दुर्भाग्य है कि वीक लॉ इन्फोर्समेंट है, अवेयरनेस लोगों में होती नहीं है। इनको पता ही नहीं है 18 साल की उम्र में विवाह कराना होता है लड़की का, और लड़के का 21, तो पता ही नहीं ना, एक ज़रूरत ही नहीं समझते। फिर इतना कन्विक्शन भी नहीं है लोग आएँ और जाके इस पर रिपोर्ट करें, तो वो सब बहुत लोग हैं। अब चाइल्ड मैरिज जो होती है, आप क्या समझते हो कि बड़ा तुर्रम खा काम हो गया, कि बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिज़िकली अगर आप चाइल्ड की मैरिज करते हो, बाल विवाह करते हो, तो अर्ली मैरिज से बहुत ज़्यादा फोर्स सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। देखो, मानो या ना मानो, फिजिकली आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, डोमेस्टिक वायलेंस फेस करनी पड़ सकती है, फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी झेलनी पड़ सकती है। और इससे क्या होता है, एजुकेशन आपने बीच में रोक दी, आपने एक बच्चे का भविष्य, युवा का भविष्य बीच में छोड़ दिया कि भाई जो शादी करो, देखा जाएगा करियर का। अब चाइल्ड मैरिज से राइट टू फ्री, उसका जॉयफुल जो चाइल्डहुड था, आपने उसका नन्ना मुन्ना बचपन भी छीन लिया। अब हेल्थ का भी देखो यहाँ पर, अर्ली एंड रिपीटेड प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा वुमेन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ डैमेज हो जाता है। 6.8% जो वुमेन है 15 से 19 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट होती हैं, और वो बेचारी बार बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चक्कर में बहुत ख़राब हो जाता है उनका मामला। फिर साइकोलॉजिकल दिक्कत, बर्डन ऑफ द फैमिली,
वाइफ है, मदर है, चाइल्ड इम्पैक्ट करता है वो साइकोलॉजिकल वेलबींग को। ग्लोबल इम्पैक्ट ये पड़ेगा, चाइल्ड मैरिज करते रहो आप, SDG गोल वैसे ही भूल जाओगे, फिर तो आप अचीव कैसे कर पाओगे जेंडर इक्वलिटी फिर आप, है ना। तो सरकार ने इसके लिए बहुत कड़े कानून बनाए, देखो इसमें भी कोई शक नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पर काम ही नहीं किया। 2006 में ही सरकार ने ये कहा कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को बिल्कुल फोर्स में लाया जाए। अगर किसी की शादी, किसी भी लड़की की शादी 18 साल के कम उम्र में की शादी की गई है, या बॉयज़ किसी लड़के की शादी 21 से कम उम्र में की गई है, तो आप इस एक्ट के अंदर ऑथराइज्ड है स्टेट गवर्नमेंट कि वो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को बुलाती है, सेक्शन 16 में। फिर जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट है, ये प्रोहिबिट करता है फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु आर एट इमर्जेंट रिस्क ऑफ मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मैरिज। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेकर आया गया 2015 में, कि भैया सबसे पहले मिनिस्ट्री वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने बोला कि ब्रेक करो अपने जेंडर स्टीरियोटाइप, बेकार की चक्करों में पड़े हो, सबसे पहले इनको एजुकेट करो। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट वगैरह खुलाए गए, इनमें थोड़ा सा पैसा डालना शुरू करो, ताकि समझ लो आप, ताकि फाइनेंशियल बर्डन समझा जा रहा था ना, तो चलो जी अकाउंट खुलवा दिया, हर महीने उसमें पैसे डाले जा रहे हैं, वो भी एक हेल्प हो जाएगी। जब 18 साल की होगी तो पैसा भी हो जाएगा, ताकि ये भी परिवार को चिंता ना हो कि इसकी शादी के लिए तो पैसा ही नहीं होगा। समझ रहे हो, ये सारी बातें की जाती हैं। फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात होती है, यहाँ बड़े सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बिठाना, पुलिस वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट बनाना, ये ताकि ये सारी चीज़ें समस्या सुलझ जाएँ। फिर नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया जाता है ताकि चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट किया जा सके, चाहे डेटा कलेक्शन है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये सब पे काम हो। इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज पे, जैसे सरकार में चाइल्ड लाइन विथ शॉर्ट कोड 1098 एक सेवा है, 24x7 एक सेवा है, टेलीफोन इमरजेंसी नंबर है। जब भी लगा कोई बच्चे को लग रहा है कि मैं किसी दिक्कत में हूँ, फटाफट इस नंबर पे कॉल करो आप 1098। आप भी जहाँ पर भी देखो, आपके घर भी आसपास काफ़ी बच्चे रहते होंगे, उनको सेफ रखने के लिए आप उन तक भी ये ज़रूर बताया करो यार, आप लोगों का पढ़ाई लिखाई का ना फ़ायदा हर जगह क्यों ना हो। फिर पार्टनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद यूनिसेफ एंड अदर NGOs, यूनिसेफ जो बिहार में है, बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लोकल फेथ लीडर्स के साथ ये करते हैं, कटवा चाक से करा लेते हैं चाइल्ड मैरिज में। तो ये बहुत ज़्यादा युवा चाह रहे, ये सब जो हैं बातें हैं, ये सब कराया गया ताकि यूनिसेफ भी काम कर रहा है कि लोकल लीडर्स को समझाया जा रहा है कि हम ना करें ऐसा। डोर टू डोर जाके कैंपेन किया जाए विलेजेस में कि युवा आचार्य उसको बुलाया जाए, कथावाचक को बुलाया जाता है, ताकि वो चाइल्ड मैरिज को किसी भी तरह से रोकें। तो फिर यहाँ पर कह रहा है क्या वे फॉरवर्ड में क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, गाइडलाइंस दी चाइल्ड मैरिज के ऊपर। सबसे पहले बोला लीगल इन्फोर्समेंट, यानी अपॉइंटमेंट अकाउंटेबिलिटी, जो ऑफिसर आएगा उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, UT लेवल पे, स्टेट लेवल पर उसकी ड्यूटीज़ को, ऑफिसर शुड नॉट बी बर्डन, उसको एडिशनल ड्यूटीज़ मत दो, बट उसका फोकस सारा का सारा ये हो कि कैसे भी तरह से किसी भी जगह पर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट हो सके। डिस्ट्रिक्ट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, कलेक्टर को बुलाओ, SP को बुलाओ, स्पेशल यूनिट बिठानी पड़ जाए आपको, लेकिन आपका मकसद यही होना चाहिए कि चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट हो। फिर जुडिशल मेजर्स लेना, यानी एम्पावरिंग मैजिस्ट्रेट टू टेक सुमोटो एक्शंस, एक्सप्लोर करो आप, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ आप, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करो आप, चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज इनिशिएटिव लो, चाइल्ड मैरिज फ्री सर्टिफिकेशंस तैयार करो आप, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ आप, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी राइट एजुकेशन देना, ताकि जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट है, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेन किया जा सके। फिर टेक्नोलॉजी का तकनीकी रूप से भी इस्टेब्लिश करना एक सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग पोर्टल चाइल्ड मैरिजेस का, लिवरेजिंग करना, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, डेटा देना, फंडिंग करना, तो डेडिकेटेड एनुअल बजट एलोकेशन देना हर स्टेट में स्पेसिफिकली, ताकि चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट हो सके। और ऐसा इंस्टीट्यूशन तैयार करा जा रहा है ताकि जुवेनाइल जस्टिस फंड एस्टैब्लिश करा जा सके अंडर 105 सेक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये सभी काम किए जा रहे हैं जिसका एक ही मकसद है कि बाल विवाह की प्रक्रिया या बाल विवाह को बिल्कुल पूर्ण तरह से विराम लगाया जाए। और ये देखो गाइस, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में। 2024 की रिपोर्ट भी आ गई है। इसको निकालता कौन है, इसको रिलीज़ करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हाई लाइफ। ये एक NGO है बेसिकली फ्रॉम आयरलैंड एंड जर्मनी, वो ये बेसिकली रिलीज़ करती है इस रिपोर्ट को, ठीक है। अब इसमें जो भी स्कोर्स निकाले जाते हैं वो इन चारों पैरामीटर्स के बेसिस पे, चारों कंपोनेंट के बेसिस पे निकाले जाते हैं। कि किसी भी देश में ये टूल है ना, ट्रैक करना है हंगर को ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल पर, तो अंडर नरिशमेंट चेक किया जाता है इसमें।
चाइल्ड वेस्टिंग देखी जाती है कि कैलोरी की इनटेक कम है, या बच्चे का जो वेट लो है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, या चाइल्ड स्टंटिंग है, वेट बहुत ज़्यादा है लेकिन सोचो एज के अकॉर्डिंग हाइट इतनी नहीं है। समझ रहे हो, एज 5 साल की हो गई, हाइट इतनी है ही नहीं। चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चे का जो मरना हो रहा है वो बेचारा इतनी जल्दी उम्र में मर क्यों रहा है, कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस की कमी है, कैसा ऐसा अनहेल्दी इन्वायरमेंट है। तो ग्लोबल फाइंडिंग्स में पाया गया हंगर का जो लेवल है 42 कंट्रीज में बहुत ही अलार्मिंग लेवल पर है। मतलब आप समझो, एक हम बात कर रहे हैं एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए जिसमें जीरो हंगर हमारा सेकंड गोल होता है बाय 2030, अनअटेबल है। 42 कंट्री का कहीं कोई मतलब ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में। वर्ल्ड विल नॉट इवन अटेन लो हंगर लेवल भी नहीं हम अटेन कर पा रहे हैं। हमारा स्कोर ही 18.3 पूरा वर्ल्ड का स्कोर है, लगा लो आप। इतनी सिवियरिटी है यानी कि भुखमरी की, आप सोचो। और ये भुखमरी के कारण पता है क्या क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, हंगर। रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया पूरी तरीके से। कह रहा वुमेन एंड गर्ल आप देखो सबसे ज़्यादा बेचारी फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है, सबसे ज़्यादा कुपोषित हैं ये। कह रहे क्यों? कह रहा क्लाइमेट इमरजेंसी और वेदर के एक्सट्रीम होने की वजह से। ग्लोबल हेल्थ रिकॉर्ड में अंडर नरिशमेंट में ये स्कोर है भारत का 13.7%। कह रहा इसमें चाइल्ड स्टंटिंग में देखो 30.5, चाइल्ड वेस्टिंग में 18.7। इतना बुरा हाल है। चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन नॉट रीच ए 5th बर्थडे भी नहीं पहुंच पाते, बेचारों की डेथ हो जाती है। 2.9% ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में। कह रहे इंडिया की रैंक पता है आपको क्या थी? देखो ध्यान से सुनना, इंडिया की रैंक है 105 आउट ऑफ 127 कंट्री 2023 में, जो कि 111 थी। फॉलिंग अंडर सीरियस कैटेगरी विद 41 अदर नेशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ इंडिया का स्कोर सिर्फ 27.3% आया है। सिंस 2000 इंडिया का जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट है, अगर आप 2000 से उठा लो तो इंडिया गिरता ही चला जा रहा है। चाइल्ड वेस्टिंग स्टंटिंग हमारे देश में सबसे ज़्यादा हाई है, समझ रहे हो। तो याद रखना इंडिया की रैंक कितनी है, 105 कितनी कंट्री में से, 127 में से। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन इंडिया गोज हैंड इन हैंड विद पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर। फिर हाउएवर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा एरर बताया जाता है इसमें। कह रहा है इसका मेथड जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक्सपर्ट्स ने कहा इसमें बड़ी सारी खामियां हैं। तो इसमें क्या क्या इश्यूज बताए गए? कह रहा जो मेथड यूज़ करते हैं ना, 3 आउट ऑफ 4 इंडिकेटर्स का जो कैलकुलेशन का तरीका है आर रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड। आप पूरे एक किसी बच्चे को उठा के कर रहे हो, आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में आप नहीं कह सकते हो। तो ये भी एक तरह का डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। फिर ये कह रहे हैं चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है वो बहुत सारे चेक फैक्टर्स का कॉम्पाइलेशन है, कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है। ड्रिंकिंग वाटर का, सैनिटेशन का, जेनेटिक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉल्टी इंडिकेटर्स हैं, कह रहा है जो भी इंडिकेटर्स है सारे फॉल्टी है, क्योंकि नरिश पॉपुलेशन को आप काउंट ही नहीं करते हो, देखते ही नहीं हो। आप यूजी स्टंटिंग उसी को देख रहे हो जो अंडर न्यूट्रिशन है। आउटडेटेड डेटा है, आपका डेटा बहुत पुराना है। कह रहा फॉर एग्जांपल जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा आया था स्टंटिंग वेस्टिंग में अंडर 5 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, वो अवेलेबल ही नहीं है एनुअली, बट एवरी 8 और 10 ईयर्स का अवेलेबल है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा ही नहीं है। फिर स्मॉल सैम्पल साइज़ की पॉपुलेशन को किया जाता है, तो वो पता कैसे चलेगा पूरी पॉपुलेशन का? तो इंडिया उसको अपनी सही रैंक मानता ही नहीं है। तो फैक्टर्स क्या है? देखो अब हम चलते हैं मेन। देखो ये तो मानो या ना मानो, चलो ठीक है, डेटा कितना भी मेथोलॉजी ख़राब हो सकती है, लेकिन ये कहना कि देश से या विश्व से हंगर नहीं है या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये भी गलत होगा। क्योंकि आप समझो 70% पॉपुलेशन 309 मिलियन पीपल में एक्यूट हंगर का शिकार तो है। कॉन्फ्लिक्ट हिट कंट्रीज़ तो हैं, वायलेंस इंस्टेबिलिटी तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में है, चाहे सेंट्रल है, वेस्ट अफ्रीका है, सब जगह पर ये है प्रॉब्लम। और कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण फूड का प्रॉब्लम होगा, लोग अपने घरों से इधर उधर जाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम की प्रॉब्लम होगी। और क्लाइमेट क्राइसिस तो इतना गंदा है ना गाइस, क्लाइमेट शॉक लगवाता है, शॉक। सोचो जहाँ पर सूखा पड़ गया वहाँ के लोगों की तो ज़िंदगी ख़राब ना, क्रॉप्स ख़त्म हो गई, लोगों का जिससे भरण पोषण हो रहा था वो भी नहीं आ रहा उनके पास, फिर इकॉनमी कितनी पुअर हो जाएगी। कह रहा स्लगिश ग्लोबल ग्रोथ रहेगी, इतना इकोनॉमिक स्ट्रेसर होगा, स्लो पैंडेमिक रिकवरी है इतनी ज़्यादा। कह रहा यूक्रेन में वॉर पड़ गई, क्या करोगे आप? इससे और कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा। फिर कह रहा डरफर एरिया सूडान का याद है आपको? यहाँ पे बेचारे लोग फोर्सिबली जाते हैं। फूड इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, लोगों को वहाँ लाइवलीहुड नहीं मिलता है, खाने को नहीं है, शेल्टर नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं है, वो लोग कहाँ जाएँ? डिस्प्लेस होते चले जाते हैं। अब भारत में ऐसा क्या दिक्कत है जो लोग इतने कुपोषित हैं? अर्बनाइजेशन, हमारा फूड सिस्टम, हमारी डाइट्स, हमारी लाइफस्टाइल, इट इंक्रीज एक्सेस टू चीप अल्ट्रा प्रोसेस फूड आ ही चुके हैं। आपको पता है बच्चा हमारा आज की डेट में खाता ही नहीं है परांठे, या रोटी नहीं खाते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं, उनको चिप्स की याद आती है, उनको बर्गर पिज़्ज़ा की याद आती है। समझ रहे हो? सेडेंट्री बिहेवियर है, एक जगह बैठा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर तो बैठा हुआ है, कभी नहीं जाएगा कि स्पोर्ट्स खेल ले, कुछ एक्टिविटी कर ले।
तो अकॉर्डिंग टू यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल 2019 जो सेल्स है प्रोसेस फूड्स की इंडिया में वो डबल हो चुकी है बिटवीन 2012 एंड 18। फिर अंडर नरिश्ड मदर्स हैं, जितनी भी इंडियन वुमेन्स हैं वो बेचारी के वो खून की कमी है, और बच्चे को कुछ तो अंडर नरिश बेबी भी, फिर जब आप सोचो ना, जब आप सोचो जब मदर ही वीक होगी तो बच्चा भी तो वीक पैदा होगा, वो समस्या। फिर एजुकेशन की दिक्कत, स्कूल ही नहीं जाते बच्चे, और वेल्थ इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ है ही नहीं इतनी, तो अंडर नरिश भी है, पैसा भी नहीं है। जो बच्चे आपके ओबीसी वगैरह से आ रहे हैं वो अब मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी फेलियर बहुत ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब उनको नहीं मिल रहा है। तो कह रहा कि भारत में गरीबी को, या गरीबी मत बोलो, भुखमरी को दूर करने के लिए क्या किया गया था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाया गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट में 80 करोड़ जो पुअर लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में फूड ग्रेन्स दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बनाया गया जिसमें वुमेन को बोला गया कि पहले चाइल्ड के पैदाइश पर आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, आपकी प्रेगनेंसी पोस्ट डिलीवरी पीरियड को सपोर्ट किया जाएगा। पोषण अभियान के लिए बोला गया कि पैरामीटर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उन सबको दिया जाएगा। ईट राइट मूवमेंट चलाई गई, सब किया गया। और इनिशिएटिव टेकन फॉर टैकलिंग आपका ग्लोबल हंगर, तो उसके लिए SDG 2 आया, जीरो हंगर आया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया गया, रोम डिक्लेरेशन ऑन न्यूट्रिशन चलाया गया, आपका FAO का, यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम था ताकि रेगुलर एक्सेस मिल पाए हाई क्वालिटी फूड का। तो कंक्लूडिंग लाइन पे यहाँ बोला जा रहा है कि पॉलिसी रिकमेंडेशन पूरा डॉक्यूमेंट को बदल के रख देगा, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम इंटरनेशनल लॉज को अगर मानेंगे और राइट टू एजुकेट करेंगे, हम जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस अपनाएंगे फूड सिस्टम पर, क्लाइमेट प्रोग्राम्स वगैरह पर, तो एक इंटीग्रेट प्रमोट होगा, आपका जेंडर, क्लाइमेट, फूड जस्टिस आपका बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स के ऊपर ये टॉपिक दिया गया है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिपोर्ट रिलीज करी, नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट फिस्कल ईयर 2021 से 21 से 22 था। अब नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट करता क्या है, ध्यान से सुनना। ये ना रिपोर्ट रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। NHA फॉर इंडिया वॉज इन्वेस्टेज इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। ये क्या करता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है फाइनेंशियल फ्लोज का विद इन इंडियन हेल्थ सिस्टम, कैसे फंड्स को कलेक्ट किया जाता है, कैसे स्पेंड किया जाता है हेल्थ केयर सेक्टर में, कैसे नेशनल अकाउंट्स तैयार किए जा रहे हैं, सारा का सारा डेटा इनके पास होता है। अब सिस्टम क्या है हेल्थ अकाउंट्स का, ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, प्रोड्यूस करना है हेल्थ अकाउंट्स में, कंपैरिजन करना है एस्टिमेट्स का, हेल्थ एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करना, ये सारा चीज़ यहाँ पे दी जाती हैं। अब NHA एस्टिमेट्स फॉर इंडिया यहाँ पर क्या है, ये हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, ट्रेंड्स क्या हैं वो देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज पर परसेंट ऑफ GDP एंड पर कैपिटा। तो एज पर परसेंट ऑफ GDP इंक्रीज 3.83% से यहाँ पर पूरा डेटा दे रखा है कि कैसे कैसे कैपिटल और हमारा करंट एक्सपेंडिचर किया जाता है। गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है, करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये सारा का सारा आउट ऑफ पॉकेट हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है, ये ध्यान रख लेना। इस डेटा में देखो ट्रेंड बताया गया है, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हुआ है, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर ये भी इंक्रीज हुआ है, करंट हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज किया है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आप देखो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगेन हमारा डिक्रीज हुआ है, सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर देखोगे तो ये भी डिक्रीज हुआ है हमारा, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर ये इंक्रीज हुआ है, एक्सटर्नल डोनर हमारा ये इंक्रीज हुआ है। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि देखो जी, ऑनगोइंग हेल्थ जो केयर रिफॉर्म्स हैं यही तो हमें हेल्दी बनाएंगी, और इसके लिए अगर आप पीछा नहीं करोगे, अगर आप तो इक्विटेबल, आप कैसे आपके आने वाले नागरिकों को आप कैसे मदद कर पाओगे उनके हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, उनकी टेस्टिंग एक्सपेंड करना, उनका ट्रीटमेंट करना, उनको पैंडमिक से ऐसे रोगों से बचाना, ये आपकी ज़रूरत बनती चली जा रही है, उस पर काम करना है। इसीलिए देखो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस चैप्टर ओनली। इसमें डिजिटल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के बारे में, जो कि लॉन्च हुआ था 2021 में, और ये 3 साल टुवर्ड्स इनेबलिंग डिजिटल हेल्थ ये बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये कह रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, ये बेसिकली कनेक्ट करता है डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन ऑफ हॉस्पिटल को अक्रॉस द कंट्री। ये एक डिजिटल इकोसिस्टम है जो डिजिटल कंसल्टेशन देता है, पेशेंट को कंसेंट देता है, इसमें फ्री कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इकोसिस्टम ऐसा है कि आपकी विल पे चलेगा, आपका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, कोई पैरेलल कॉपीज़ नहीं है, आपको प्राइवेसी रखी जाएगी पूरी तरह से आपके साथ। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस पर काम करती है, इसको इम्प्लीमेंट करती है, एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, वो ये काम कर रहा है। तो कंपोनेंट क्या है इस पूरे आर्किटेक्चर के, इसका अकाउंट बनाना, हेल्थ रिकॉर्ड बनाना, रजिस्ट्री तैयार करना, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्स बनाना, हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तैयार करना,
यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस तैयार करना, नेशनल हेल्थ क्लेम जो आपका एक्सचेंज है उसको स्टैंडर्डाइज करना, इंश्योरेंस सिस्टम को क्रिएट करना। अब डिजिटल हेल्थ क्या है, देखो WHO ने डिफाइन किया डिजिटल हेल्थ को, क्या बोला, कह रहा है कि ऐसी फील्ड है नॉलेज और प्रैक्टिस की जो जुड़ी हुई हो डेवलपमेंट से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज़ से, ताकि क्या हो, हेल्थ इंप्रूव होता चला जाए। यानी डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, टेलीमेडिसिन है, वेरेबल डिवाइस है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मैनेज करना, स्टोर करना, ये सारा चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। फिर डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, सबसे क्या किया जा रहा है, इन सबसे बताया जा रहा है कि कैसे मेडिकल प्रोसीजर्स को और एफिशिएंट बनाया जाए। अब क्या है, देखो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है, पेपरलेस है आपका, एनी टाइम यू कैन एक्सेस, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस, आपके पास पूरा टेली कंसल्टेशन लिखा हुआ आ जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है हेल्थ बार बार हॉस्पिटल विजिट्स करने की। फिर सिग्निफिकेंस क्या है प्रमोट करने को डिजिटल हेल्थ को, सीमलेस मेडिकल रिकॉर्ड शेयरिंग होगी आपकी, आप जो इनेबल्स करोगे इंडियंस टू यूज़ IIT इनेबल टूल टू शेयर प्रिस्क्रिप्शंस, आप देख सकते हो, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सब आपकी उसी में मौजूद होंगी। आपका यूनिक पर्सनलाइज्ड एक आपका मेडिकल अकाउंट होगा जिसमें सारा जितने भी आज तक आप डॉक्टर से मिले हो सारी बीमारियों का उसमें सब कुछ लिखा होगा। क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए आपको वहाँ पर हेल्प की जाएगी, कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसको भी आपको दूर करने के लिए आ जाएगा मामला। ट्रीटमेंट फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट्स को कैसे दूर करना है, मतलब ऐसा डेटा पोर्टेबिलिटी तैयार करा जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री रिपोजिटरी क्रिएट की जा रही है ताकि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पे आपका काम कर जाए। समझ रहे हो, देखो अगर ना पता चल जाता है ना डॉक्टर को ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, वो उस हिसाब से इलाज करता है तो वो जल्दी होता है। उसको पता है कि इसको कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कौन सी दवाई से इसको प्रॉब्लम होती है, कौन सी, समझ रहे हो आप, तो उसको पता चल जाएगा पहले ही। ABDM की अचीवमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, देखो इसमें डिजिटल हेल्थ ID रिकॉर्ड वगैरह बनाए हैं और इसको 42 हेल्थ रिकॉर्ड्स के साथ 42 करोड़ लोगों के साथ ज्वाइन कराएगी। सोचो कितनी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्राइवेट सेंटर्स के साथ जोड़ा गया है इसको। अब इसके इसी इनिशिएटिव में देखो, चाहे वो QR बेस्ड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम्स हो, माइक्रोसाइट्स हो, प्राइवेट सेक्टर अडॉप्शन की, ये सारी की सारी तैयार की गई हैं। अब कंसर्न्स भी हैं लेकिन डिजिटल हेल्थ में देखो क्या हो, सबसे पहले समझो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बड़ा इशू है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट का कॉम्प्रोमाइज डेटा हो सकता है, डेटा चुराया भी जा सकता है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा। फिर वो उसी हिसाब से आपको एडवर्टाइज करेंगे, फ़ोन कॉल्स करेंगे। तो ध्यान रखना, इंश्योरेंस कंपनीज का कॉल है, बड़े ध्यान से उठाया करो। इफ़ यू हैव मेड दिस कार्ड वार्ड अगर बना लिया है तो। फिर आपका जो एल्गोरिथम बायस है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी AI जो यूज़ करेगा वो अनफेयर भी तो हो सकती है। मान लो वो रेशियल और एथनिक डिस्पैरिटी करते, फिर इक्विटी एंड एक्सेस का इशू हो सकता है आपके साथ। डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिटरेसी स्किल ना हो, पुअर वल्नरेबल। आप सोचो ना, हमारे यहाँ इतनी इंटरनेट कनेक्टिविटी है रूरल एरियाज़ में, जो हम ये काम कर पाएंगे। हम कह तो रहे हैं टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन के हो पाएगा, फिर लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं डिजिटल हेल्थ के सिस्टम पर। डॉक्टर, उनको लगेगा कि डॉक्टर है ये मेडिसिन जो मुझे बता रही है, ये प्रैक्टो ऐप पे मुझे सही भी बता रही है कि नहीं बता रही है। तो फिर लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, डिजिटल कार्ड्स की स्टैंडर्डाइजेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया बड़ा स्ट्रगल करता है, 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, PMJ कार्ड, आधार कार्ड। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन का बड़ा चैलेंज है, डाइवर्स हेल्थ केयर इकोसिस्टम, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, कल्चरल डाइवर्सिटी का प्रॉब्लम। तो वे फॉरवर्ड में क्या चाहिए, सबसे पहली ज़रूरत है यूनिवर्सल रीच को बढ़ाने की, यानी इंटेलिजेंट हेल्थ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा डिस्प्लेस पॉपुलेशन के लिए, डाइवर्स रेशियल कल्चरल बैकग्राउंड के लिए, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो पाए। स्ट्रेंथन करना है टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। टारगेटेड सोल्यूशंस बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्ड करना है एथिकल ओवरसाइट फ्रेमवर्क, ऐसा गवर्नेंस का तैयार करना है, डेटा कलेक्शन का। तो न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में यहाँ वो कह रहा है कि UN वुमेन रिलीज्ड वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कि हार्नीस करने हमें सोशल प्रोटेक्शन, जेंडर इक्वालिटी, रिजिलियंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। नीड है हमें फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिव एंड सोशल प्रोटेक्शन करने की। अगर हम जेंडर रिस्पॉन्सिव चीज़ ही नहीं बना पाएंगे, सोचो, तो फिर हम कैसे वुमेन के रिलेटेड इश्यूज़ को दूर कर पाएंगे। अनपेड केयर है, उसकी डोमेस्टिक वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो GRSP यानी कि जेंडर रिस्पॉन्सिव सोशल प्रोटेक्शन क्या कर रहा है, सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट हैं, रिस्क है, उसको एक्नॉलेज कर रहा है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया 2 बिलियन वुमेन गर्ल ऐसी हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है किसी भी तरीके का
सोशल प्रोटेक्शन उनके पास नहीं है, ना कि उनके पास कैश बेनिफिट है, ना अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, ना पेंशन है। 63% वुमेन ऐसी हैं ग्लोबली जो स्टिल बर्थ देती हैं, जो उनके पास मैटरनिटी बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता। कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, इकोनॉमिक शॉक लगा हुआ है। तो की रिकमेंडेशन में बोला गया जेंडर गैप को एड्रेस करो, बायसेस को दूर करो, कोऑर्डिनेट करो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड पब्लिक सर्विसेज में, सोशल प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, राइट बेस्ड अप्रोच अपनाओ ताकि सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी दे पाओ। अब ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव हैं इंडिया में ताकि वुमेन सोशल प्रोटेक्शन हो पाए? एमजी नरेगा 2005 में बनाया गया ताकि 100 दिन का रोजगार भत्ता मिल सके जो भी अनएम्प्लॉयड है, समझ लो। ऐसे ही प्रधानमंत्री वुमेन को फाइनेंशियल सब्सिडी दी गई, जो भी बेचारी वुमेन है, प्रेग्नेंट है या दूध पिला रही है, ऐसी माँ को फाइनेंशियल सब्सिडी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हमने क्या उठाया? हमने हर एलपीजी कनेक्शंस में, आप सोचो यूपी का सबसे ज़्यादा वोट इसी वजह से आया था बीजेपी की सरकार को, बिकॉज प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना वहाँ बहुत सक्सेसफुल हुई थी क्योंकि फ्री में एलपीजी कनेक्शंस बांटे गए थे। वुमेन बहुत परेशान थी गैस चूल्हे पे खाना बना कर, तो उसको ये बड़ा लाभ प्राप्त हुआ था। फिर हमारे पास है ई माइग्रेट पोर्टल, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है माइग्रेशंस को मैनेज करने का, इंडियन वर्कर्स को मैनेज करने का, वेरियस सर्विसेज देता है माइग्रेंट वर्कर, इन्फॉर्मेशन देता है, डॉक्यूमेंटेशन देता है, 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है, मल्टी भाषाओं में, बहुत सारी भिन्न भिन्न भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिट लॉकर की तरह ये भी बड़ी सिक्योर है, पेपरलेस है, फॉरेन एम्प्लॉयर्स हों चाहे रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज हों, इंश्योरेंस कंपनीज हों, सबको यहाँ पर बड़ा सेफ एंड लीगल माइग्रेशन प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। पीएम यशस्वी जो है उसका फुल फॉर्म है पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। इसको चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट द्वारा। इसका काम है जो भी स्टूडेंट सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं उनको एजुकेशन सपोर्ट देना। अम्ब्रेला स्कीम है, उनकी एजुकेशन अच्छी हो तो उसके लिए इन्होंने क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने के लिए, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूसी हो, ईबीसी हो, डीनोटिफाइड ट्राइब हो, तो ये अर्लियर इनिशिएटिव डॉक्टर अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था, अभी ये पीएम यशस्वी द्वारा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रहा है क्या सप्लाई फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस वेलफेयर स्कीम 2028 तक करेगा ये। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फ्री फोर्टिफाइड राइस सप्लाई किए जाते थे। अब राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि राइस को आप और न्यूट्रिएंट डाल रहे हो, उसमें आयरन डाल रहे हो, फॉलिक एसिड डाल रहे हो, विटामिन B12 डाल रहे हो, नॉर्मल राइस से उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट बना रहे हो। फोर्टिफिकेशन का गाइस मतलब ही होता है विटामिन और मिनरल्स को ऐड करना ताकि वो और ज़्यादा पोषित हो जाए। तो ये 2022 से आपको पता है फोर्टिफाइड राइस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, 3 रोल्स में लगाया गया था इसको। अब इसमें कॉम्बैट करने के लिए कि कुपोषण को भगाना है बेसिकली। और देखो राइस एक ऐसा आइडियल व्हीकल है जो पूरी हमारी समझो आप 65% भारत की जनसंख्या का समझो सुबह का खाना यही है, स्टेपल फूड उनका यही है, वो रोज़ यही खाते हैं। तो इसमें यही है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करना, इंटीग्रेटेड पीएम पोषण सब लगाए गए हैं। 100% फंडिंग सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव है, ये सेंटर द्वारा लगाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फ्री फूड ग्रेन बांटे जा रहे हैं 5 साल में टू 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज को नेशनल फूड सिक्योरिटी द्वारा। तो आज हमने अपना सोशल इश्यूज कवर कर लिया है, कल साइंस एंड टेक के लिए मिलेंगे इमीडिएटली। अभी मेरे साथ चलो अपनी क्विज लगाओ, आंसर आज भी नहीं दिखाऊंगी मैं, और आपको डॉक्यूमेंट तो मिल ही जाएगा टेलीग्राम लिंक पर। आप फटाफट से क्वेश्चन लगाओ, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। पॉज करते जाओ वीडियो को, क्वेश्चन करते जाओ अपने आप, ठीक है। ये देखो ध्यान से क्वेश्चन को करना है आपने, वीडियो को पॉज कर लेना आप और क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए गाइस इतना ही, हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।